चांदनी नगर में पायल नाम की एक लड़की अपने पिता मोहन और अपनी सौतेली माँ गायत्री के साथ रहती थी। गायत्री पायल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और ना ही उसकी देखभाल किया करती थी। मोहन जैसे तैसे मजदूरी करके एक वक्त का खाना जुटा पाता था। तपती गर्मी में प्रतिदिन काम करने के कारण मोहन की तबीयत खराब हो जाती है। अब मोहन बिस्तर से उठ भी नहीं सकता था। अब उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही थी। इसके बावजूद भी पायल जैसे तैसे जिद करके स्कूल जाया करती थी। वो पढ़ाई में बहुत होशियार थी और वो हर बार कक्षा में प्रथम आया करती थी। लेकिन गायत्री पायल को पढ़ाई में लगाने के लिए एक भी रुपया नहीं देती थी। परंतु पायल के स्कूल के बच्चे बहुत अच्छे थे। वो पायल की हमेशा से मदद कर दिया करते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। पायल का स्कूल बैग पूरी तरह से फट चुका था। इसलिए वो एक दिन अपनी माँ से कहती है, माँ मेरा बैग पूरा फट चुका है, मुझे एक नया बैग दिला दो ना माँ। यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं, तेरे बाप ने बिस्तर पकड़ लिया है और तुझे बैग की पड़ी है। तुझे और तेरे बाप को एक वक्त की रोटी खाने को मिलती है, उसी का शुक्र मनाओ। मैंने जो थोड़े बहुत पैसे बचा कर रखे थे वही आज काम आ रहे हैं। अगर दोबारा मुझसे कुछ भी मांगा तो तेरा स्कूल जाना बंद करवा दूंगी और तुझे मजदूरी करने के लिए भेज दूंगी। पायल अपनी माँ की बात सुनकर रोने लगती है। वहीं बिस्तर पर लेटा हुआ मोहन बेबस होकर अपनी बेटी को रोते हुए देख रहा होता है और अपनी किस्मत को कोस रहा था। अगली सुबह पायल झोली में कॉपी किताब लिए स्कूल जा रही थी। क्योंकि पायल का बैग पूरी तरह से फट चुका था, तभी अचानक उसे रास्ते में एक चमचमाता हुआ सुंदर सा बैग दिखाई दिया। उस बैग को देखकर पायल बहुत खुश हो गई। अरे वाह, इतना सुंदर बैग, इसे रास्ते में कौन छोड़ गया? लगता है किसी ने यहाँ रखा होगा। कोई बात नहीं, जिसका होगा वो ले जाएगा। मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी, मुझे चलना चाहिए क्योंकि टीचर कहती है रास्ते में पड़ी हुई चीजों को नहीं उठाना चाहिए। ऐसा कहकर पायल स्कूल की ओर जाने लगी। थोड़ी दूर चलने पर पायल को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गई। अरे ये क्या, ये तो वही बैग है जो मैंने वहाँ देखा था, पर ये मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है? कहीं इसके अंदर कोई चुड़ैल वुड़ैल तो नहीं है? अगर ऐसा है तो पायल भाग यहाँ से। ऐसा कहकर पायल भागने लगी। पायल आगे आगे, बैग पीछे पीछे। भागते भागते पायल थक गई और वो रुककर सांस लेने लगी। तभी बैग उसके पास आया। पायल बैग को देखकर बहुत डर गई। तभी वो बैग बोला, डरो मत पायल, मेरे अंदर कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मैं एक जादुई बैग हूँ जो जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। तुम मुझे रख सकती हो। तुम जैसे अच्छे से पढ़ने वाले बच्चों की मैं हमेशा सहायता करता हूँ। डरो मत, मुझे उठा लो। ये सब पायल गौर से सुन रही थी। फिर पायल बैग के कहने पर उसे उठा लेती है और उसमें अपना कॉपी किताब रखकर बैग टांगकर स्कूल जा रही थी। तभी बैग ने बोलना शुरू किया, सुनो पायल, मैं एक जादुई बैग हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें ही सुनाई दूंगा, तुम्हारे अलावा और किसी को नहीं। औरों को मैं एक मामूली बैग ही दिखाई दूंगा। मेरे बारे में किसी से कुछ मत बताना। ठीक है जादुई बैग, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। पायल बातें करते करते स्कूल पहुँच गई। फिर कक्षा में टीचर ने सभी बच्चों से कहा, बच्चों मैंने कल तुम्हें मैप लाने को कहा था, लेकर आए हो? हाँ टीचर जी, हम लेकर आए हैं। परंतु पायल उदास हो गई। सभी बच्चों ने हाथ खड़ा किया परंतु पायल ने नहीं किया। तो टीचर पायल से पूछी, पायल क्या तुम लेकर नहीं आई हो? पायल कुछ बोलती इससे पहले ही जादुई बैग ने पायल से कहा, पायल मेरे इस बैग में सब कुछ है, जल्दी से बैग में हाथ डालो और टीचर को दिखा दो। फिर पायल ने जल्दी से बैग में हाथ डाला तो सच में उसके अंदर मैप था। वो मैप निकाल कर टीचर को दिखा दी। हाँ टीचर, मैं लेकर आई हूँ मैप। वेरी गुड, आज हम मैप के ऊपर पढ़ाई करेंगे। ऐसे ही पीरियड खत्म होने के बाद लंच टाइम में सभी बच्चे स्वादिष्ट लंच कर रहे थे, परंतु पायल अपनी माँ के दिए हुए बासी रोटी को निकाल कर खा रही थी। तभी बैग ने उसे रोकते हुए कहा, रुक जाओ पायल, अगर तुम हर रोज बासी खाना खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। तुम मुझसे जो चाहे मांग लो और बैग के अंदर अपना हाथ डालो, तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा। जादुई बैग की बात सुनकर खुशी से पायल ने कहा,
मुझे आलू के पराठे, दही और एक रसगुल्ला चाहिए। ऐसा कहते ही उसके टेबल पर ये सारी चीजें आ गई। ये देखकर पायल बहुत खुश हो गई और बड़े चाव से खाना खाने लगी। क्लास के सभी बच्चे हैरानी से पायल को देखने लगे। ऐसी ही छुट्टी हो गई। स्कूल से लौटते वक्त पायल ने बैग से कहा, सुनो जादुई बैग, अगर तुम्हें मेरी माँ ने देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगी। मैं तुम्हें कहीं छुपा देती हूँ। इसकी जरूरत नहीं है पायल, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ को दिखाई नहीं दूंगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। अब कोई चिंता की बात नहीं है, मैं तुम्हें आराम से घर ले जा सकती हूँ। पायल जैसे ही घर पहुँची तभी उसके सौतेली माँ गायत्री बोली, सुन पायल, कुछ दिनों के लिए मैं अपने मायके जा रही हूँ। घर पर रहकर अपने पिता का ख्याल रखियो। वैसे भी ये कभी भी टपक सकते हैं। ये पकड़ कुछ पैसे, घर में खाने को कुछ भी नहीं है, कुछ ले आइयो। इतना बोलकर गायत्री अपने मायके चली जाती है। जादुई बैग ये सब कुछ देख रहा था। गायत्री के जाने के बाद बैग कहता है, पायल, तुम्हारे पिताजी को क्या हुआ है? बैग के पूछने पर पायल जादुई बैग को सारी बात बताती है। सारी बात सुनने के बाद जादुई बैग ने कहा, पायल, मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बैग में तुम्हारे पिताजी के इलाज के लिए दवाइयाँ भी हैं, जिससे तुम्हारे पिताजी कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तुम मेरे बैग में हाथ डालो। पायल जैसे ही बैग में हाथ डालती है, उसके अंदर बहुत सारी दवाइयाँ रखी थी। पायल बैग से दवाइयाँ निकालकर अपने पिताजी को खिलाती है। 3-4 दिन तक लगातार दवाई खाने के बाद पायल के पिता एकदम स्वस्थ हो गए। कुछ दिनों बाद गायत्री भी मायके से घर लौट आई। उसने जब बिस्तर पर अपने पति को नहीं देखा तो वो हैरान रह गई और खुश होते हुए पायल से बोली, अरे पायल, क्या हुआ? तेरा बाप टपक गया क्या? चलो अच्छा ही हुआ, कम से कम एक मुसीबत तो कम हुई। प्लीज माँ, आप मेरे पिताजी के बारे में ऐसा मत बोलो। मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक हो गए हैं और वो काम पर गए हैं। ये सुनकर गायत्री चौंक जाती है और कहती है, क्या? ठीक हो गए हैं और काम पर गए हैं? तू पागल तो नहीं हो गई है? तभी मोहन काम पर से कुछ फल और सब्जियां लेकर घर लौटता है। अपने पति को बिल्कुल स्वस्थ देखकर गायत्री हैरान रह गई। अरे, आप बिल्कुल ठीक कैसे हो गए? मेरा मतलब आप ठीक हो गए? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ और अब मैं अपनी बेटी का खुद से देखभाल कर सकता हूँ। मैं अपनी बेटी को खूब अच्छे से पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और तुम, अगर तुम्हें चुपचाप शांति से इस घर में रहना है तो रहो, वरना अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। मुझे तुम्हारे जैसी औरत की कोई जरूरत नहीं है। बहुत कर लिया तुमने अत्याचार, अब और नहीं। ये सब सुनकर गायत्री हाथ जोड़कर दोनों से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझसे गलती हो गई। और पायल बेटा, तुम भी मुझे माफ कर दो। अब से हम सब बहुत अच्छे से रहेंगे, मैं वादा करती हूँ। मैं आप लोगों को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। गायत्री के माफी मांगने पर दोनों गायत्री को माफ कर देते हैं। उस दिन के बाद से पायल खुशी खुशी अपने माता पिता के साथ रहने लगती है। उसे अब कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ती तो वो जादुई बैग से मांग लिया करती और खूब मन लगाकर पढ़ाई करती और अच्छे से रहने लगती है। बहुत समय पहले की बात है, परीलोक में बहुत सारी परियां रहती थीं। वहीं पर एक जूली नाम की परी रहती थी। जूली परी बहुत गरीब थी। इस वजह से परीलोक की सभी परियां उसका खूब मजाक बनाती थीं। कोई भी परी उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। जूली परी हमेशा सबसे बात करने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन सभी उसे दुत्कार कर भगा देते थे। पूरे परीलोक में जूली परी की केवल एक ही दोस्त थी, जिसका नाम साधना था। साधना परी जूली परी की बहुत अच्छी दोस्त थी। इसी वजह से परीलोक की सभी परियां साधना परी से भी चिढ़ती थीं। एक दिन की बात है, परीलोक की एक परी साधना परी से कहती है, सुनो साधना परी, तुम जूली परी का साथ छोड़ दो। वो बहुत गरीब है, उसका स्टैंडर्ड हमसे बिल्कुल मैच नहीं करता और अगर तुम उससे बात करोगी तो तुम्हें हमारा साथ छोड़ना होगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जैसे तुम सब मेरी सहेली हो, वैसे ही वो भी मेरी सहेली है। मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ? ठीक है, फिर तुम्हें हमसे दोस्ती तोड़नी होगी। साधना परी असमंजस में पड़ जाती है। वहीं पास में खड़ी जूली परी ये सारी बातें सुन रही थी। उसे बहुत बुरा लगता है। वो तुरंत वहाँ आती है और कहती है, साधना, तुम इतना क्यों सोच रही हो? तुम मेरे लिए इन परियों से दोस्ती मत तोड़ना। ये तुम्हारे किसी भी वक्त काम आ सकती हैं।
ये तुम्हारी मदद कर सकती हैं, परंतु मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। इतना कहकर जूली परी वहाँ से चली जाती है और घर जाकर उदास हो जाती है। पूरे परी लोक में उससे कोई प्यार से बात नहीं करता था। उसे इस बात का बहुत दुख होता है। वो निश्चय करती है कि वो अब परी लोक छोड़कर पृथ्वी लोक पर रहने चली जाएगी। मुझे अब परी लोक में रहना ही नहीं है। मैं अब से पृथ्वी लोक पर आम इंसान के भेष में रहूंगी। वहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं और वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इतना सोचकर जूली परी अपना सारा सामान पैक करके पृथ्वी लोक पर आ जाती है और वहीं एक मकान किराए पर लेकर रहने लगती है। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। जूली परी के पड़ोस में एक कुंदन नाम का लड़का रहता था। उसे किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो जूली परी के घर आकर मांग लिया करता था। उनकी दोस्ती धीरे धीरे बढ़ने लगी। जूली परी को भी कुंदन अच्छा लगने लगा, क्योंकि इतने प्यार से आज तक उससे किसी ने बात नहीं की थी। कुंदन को भी जूली परी से प्यार होने लगा था। दोनों ने एक दिन अपने प्यार का इजहार कर ही दिया और बिना ज्यादा वक्त गवाए दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद जूली परी ने सोचा कि वो अपनी सारी हकीकत कुंदन को बता देगी। उसी रात उसने कुंदन से कहा, कुंदन जी, मुझे आपको एक बात बतानी है। हाँ जूली, बोलो। कुंदन जी, मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ। मैं एक परी हूँ और मेरे पास जादू है। इस प्रकार जूली परी कुंदन को अपनी सारी कहानी बता देती है कि वो परी लोक को छोड़कर पृथ्वी लोक पर क्यों रहने आई। मुझे तुम्हारे इस सच से कोई परेशानी नहीं है जूली। जो बीत गया वो बीत गया। अब तुम्हारे जीवन में बस खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। कुछ ही दिनों बाद उनको एक और खुशखबरी मिलती है। उन्हें पता चलता है कि जूली गर्भवती है। ये जानकर तो उनकी खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। जूली, आज तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। खुश तो मैं भी बहुत हूँ कुंदन जी। मेरा हमेशा से सपना था कि मैं एक साधारण जिंदगी जीऊं और मेरा सपना आपने पूरा कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना सारा प्यार देने के लिए। दोनों पति पत्नी के जीवन में बस खुशियाँ ही खुशियाँ थी। वो दोनों बेसब्री से बच्चे के आने का इंतजार कर रहे थे। 9 महीने बीत जाते हैं और उनके इंतजार की घड़ी खत्म होती है और हॉस्पिटल में परी एक बहुत खूबसूरत सी बेटी को जन्म देती है। जूली परी की बेटी तो होती है, पर जन्म लेते समय ही उसकी मृत्यु हो जाती है। जब ये बात जूली और कुंदन को डॉक्टर द्वारा बताया जाता है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनकी सारी खुशियाँ क्षण भर में दुख में बदल जाती है। जूली परी बहुत रोती है। मुझे माफ कर दीजिए कुंदन जी, मैं आपकी बच्ची को नहीं बचा पाई। शायद हमारे जीवन में खुशियाँ लिखी ही नहीं है। ऐसा मत कहो जूली, होनी को कौन टाल सकता है। हमारे घर में भी एक दिन जरूर खुशियाँ आएंगी। अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। हॉस्पिटल में 2-3 दिन रहने के बाद जूली परी घर आ जाती है। जूली परी अचानक बहुत दुखी दुखी रहने लगी थी, इसीलिए कुंदन मन ही मन सोचता है, आजकल जूली बहुत उदास रहती है, इसको कहीं घुमा कर ले आता हूँ, घूमकर इसे अच्छा लगेगा। इतना सोचकर कुंदन जूली परी से कहता है, जूली चलो मैं तुम्हें आज कहीं घुमाने ले चलता हूँ, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा और तुम्हें अच्छा फील होगा। मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो, लेकिन तुम्हें अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। जूली परी कुंदन की बात मान जाती है और वो दोनों घूमने चले जाते हैं। वो दोनों जब घूमकर वापस आ रहे थे तब उन्हें कूड़ेदान के बगल में एक छोटी सी बच्ची रोते हुए दिखती है। जूली परी भाग के उसके पास जाती है। देखिए ना कितनी छोटी बच्ची है, देखकर ऐसा लगता है जैसे कल या परसों ही इसका जन्म हुआ हो, लेकिन इसे कूड़ेदान के पास किसने रखा होगा। जूली परी आसपास के काफी सारे लोगों से पता करती है, लेकिन वो बच्ची किसी की नहीं होती। वो लोग एक दुकानदार से पूछते हैं, भैया क्या आप इस बच्ची के बारे में कुछ जानते हैं? ये हमें यहाँ कूड़ेदान के पास मिली है। अरे मैडम जी, हमारे देश के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। यहाँ आए दिन कोई न कोई अपनी नन्ही बच्ची को छोड़कर चला जाता है, क्योंकि उन्हें बेटी नहीं चाहिए होती। इस बच्ची को भी कोई छोड़कर चला गया होगा। जूली परी उस बच्ची को देखने लगती है। वो जोर जोर से रो रही थी। तब कुंदन कहता है, जूली इस बच्ची के माँ बाप ने इसके साथ बहुत गलत किया है। इस बच्ची के सर से हम माता पिता का हाथ नहीं जाने देंगे, इसे हम पालेंगे। कुंदन और जूली परी बहुत खुश होकर उस बच्ची को अपने घर ले जाते हैं।
और उसे बहुत प्यार से पालने लगते हैं और वो उसका नाम शिवी रखते हैं। देखते ही देखते 3 साल बीत जाते हैं और शिवी 3 साल की हो जाती है। एक दिन शिवी अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी वहाँ से एक चुड़ैल गुजर रही थी। उस चुड़ैल की नजर शिवी पर जाती है। ओहो, छोटी बच्ची, इसका मतलब इसका मांस भी मुलायम होगा। मुझे कब से ऐसी छोटी बच्ची को खाने का मन कर रहा है। आज तो मैं इस छोटी बच्ची को खा कर ही रहूंगी। हा 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 हा। इतना सोचकर चुड़ैल शिवी के पास जाने लगती है, लेकिन तभी अंदर से जूली परी बाहर आती है और शिवी को घर के अंदर ले जाती है। चुड़ैल खिड़की से अंदर की तरफ झांकने लगती है। वो देखती है कि कुंदन और जूली परी आपस में बातें कर रहे हैं। मैंने कहा था ना जूली कि भगवान हमारे घर में खुशियाँ जरूर लेकर आएंगे। देखा तुमने, अगर उन्होंने हमारी बेटी को हमसे छीन लिया तो हमें शिवी दे दी, लेकिन हम शिवी को ये सच्चाई कभी नहीं बताएंगे कि हम उसके असली माता पिता नहीं हैं। हम उसको कूड़ेदान के ढेर से उठाकर लाए हैं। चुड़ैल ये सारी बातें सुन लेती है। उसके दिमाग में एक योजना आती है। उसके बाद चुड़ैल एक औरत का रूप धारण कर लेती है और जूली परी के दरवाजे पर जाती है और कहती है, कोई है घर में? हाँ जी, कहिए, क्या परेशानी है? तुम लोगों ने मेरी बच्ची को छुपा रखा है ना? मेरी बच्ची मुझे वापस कर दो, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। उस औरत की बातें सुनकर जूली परी थोड़ा घबरा जाती है। फिर कुंदन वहाँ आता है और कहता है, हमारे घर में सिर्फ हमारी बच्ची है, हमने और किसी की बच्ची को नहीं ले रखा। मुझे पता है तुम्हारे ही घर में मेरी बच्ची है। इतना कहकर वो औरत जबरदस्ती जूली के घर के अंदर घुस जाती है और शिवी को गोद में उठाकर चूमने लगती है। मेरी बच्ची, कहाँ थी तुम इतने दिनों से? तुम्हारे पिता ने तुम्हें मुझसे दूर किया था ना? देखो, मैं उन्हें छोड़कर तुम्हारे पास आ गई। वो औरत झूठी झूठी कहानी जूली परी और कुंदन को सुना देती है कि उसके पति को लड़की नहीं चाहिए थी, इसलिए उन्होंने शिवी को कूड़ेदान के ढेर के पास रख दिया था। और जब से मैं अपनी बच्ची को ढूंढ रही हूँ, मैंने अपने पति को छोड़ दिया। मुझे कहीं से खबर मिली कि मेरी बच्ची तुम्हारे पास है, इसलिए मैं इसे लेने चली आई। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे मेरी बच्ची वापस कर दो। जूली और कुंदन और कुछ कह नहीं पाते और नम आंखों से शिवी को उस औरत के साथ भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन शिवी उस औरत की गोद में बहुत रो रही थी। शायद उसको उस औरत के साथ नहीं जाना था, लेकिन फिर भी वो औरत शिवी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है और आधे रास्ते में पहुंचने के बाद वो औरत अपना चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है। अब तो तुझे मैं ही खाऊंगी। दूसरी तरफ जूली कुंदन से कहती है, कुंदन जी, मुझे जरा भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है हमारी शिवी खतरे में है। कहीं हमने उसे गलत औरत के हाथ तो नहीं भेज दिया? रुकिए, मेरे पास इसका एक तरीका है। जूली परी अपने जादू से अपना जादुई गोला प्रकट करती है और उसमें शिवी को देखने लगती है। वो देखती है कि शिवी एक चुड़ैल के हाथों में है और वो उसे खाने वाली है। ये सब देखकर जूली परी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और इतने सालों में पहली बार वो अपने असली परी के रूप में आती है और कुंदन से बिना कुछ कहे सीधा उस चुड़ैल के पास चली जाती है। चुड़ैल परी को देखकर थोड़ा घबरा जाती है। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? मैं शिवी की माँ हूँ। मैंने तुम्हारे हाथों शिवी को भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी और अब मैं अपनी गलती सुधारने आई हूँ। परी बिना कुछ सोचे समझे चुड़ैल पर हमला कर देती है। शिवी को बचाकर परी साइड में रख देती है और चुड़ैल से लड़ने लगती है। काफी दिनों तक धरती लोक पर रहने के कारण जूली परी की शक्तियाँ कुछ कम हो गई थीं, इसलिए उसके सारे वार खाली जा रहे थे। चुड़ैल ने इसका फायदा उठाया और परी को बंदी बना लिया। तुम अपनी बेटी को बचाने आई थी ना? अब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी को खाऊंगी। जूली परी अपनी आंखें बंद करके परी लोक की परियों से मदद मांगने लगती है। कुछ ही देर में वहाँ पर साधना परी प्रकट होती है। साधना परी के पास बहुत शक्तियाँ थीं। वो चुड़ैल को क्षण भर में मार गिराती है और शिवी को बचा लेती है। जूली परी साधना परी का बहुत बहुत धन्यवाद करती है और अपने खुशहाल जीवन के बारे में उसे सब कुछ बताती है। उसके बाद वो शिवी को लेकर अपने घर चली जाती है और अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगती है।